मातृभूमि के सेवाव्रतधारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसान और मजदूरों की सहायता। सन 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो समस्त भारत में उसका जोर शोर से बहिष्कार किया गया। उस आंदोलन में लाला लाजपत राय तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के पूज्य नेताओं पर लाठियां चलाई गई थी। उस समय पटना में एक विशेष घटना हुई। कमीशन के आने से पहले ही पटना के पुलिस अधिकारी ने राजेंद्र बाबू से भेंट की और कहा कि यहाँ कमीशन के विरोध में जुलूस आदि ना निकाला जाए। राजेंद्र बाबू ऐसी बात किस तरह मान सकते थे। तब इंस्पेक्टर जनरल ने कहा कि अब आप शांतिमय तरीकों से ही विरोध प्रदर्शन करें। एक तरफ विरोध करने वाले रहें और दूसरी तरफ स्वागत करने वाले, आपस में छेड़छाड़ भी ना की जाए। कुछ सोचकर राजेंद्र बाबू ने इस बात को मान लिया, क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह हमारा उद्देश्य और भी अच्छी तरह से पूरा हो सकेगा। बस जिस समय कमीशन पटना पहुंचा, 25 से 30 हज़ार जनता वाले झंडे लेकर एक तरफ खड़ी थी और स्वागत करने वाले केवल 150 से 200 थे। उनमें से बहुत से सरकारी चपरासी और छोटे मोटे नौकर ही थे। इस प्रकार यह बहुत अच्छी तरह विदित हो गया था कि भारतीय जनता कांग्रेस की ही साथ है। सन 1930 में कांग्रेस अधिवेशन पंडित मोतीलाल जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। राजेंद्र बाबू ने उनकी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भाग लिया। उसी समय जमशेदपुर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और खबर आई कि वहाँ की हालात बहुत ही गंभीर है। राजेंद्र बाबू कलकत्ता से सीधे जमशेदपुर पहुँचे और मजदूरों की सफलता के लिए हर तरह से प्रयत्न करने लगे। पर उस समय सरकार कारखानों वाले की सहायता कर रही थी, इसलिए मजदूरों को हारना पड़ा। राजेंद्र बाबू इससे बहुत निराश हुए और दुखी भी हो गए, क्योंकि वे मजदूरों के पक्ष को उचित मानते थे। बहुत वर्ष पहले बिहार के अनेक किसान अपने प्रदेश को छोड़कर बर्मा के किसी स्थान में जाकर बस गए थे। इन दिनों उनकी दशा बहुत ही शोचनीय हो गई थी। उन्होंने राजेंद्र बाबू के पास अपनी करुणा कथा लिखकर भेजी। जमशेदपुर की हड़ताल से छुट्टी पाकर वे बर्मा पहुंच गए। उनको अपने बीच में पाकर किसानों की आशालता लहलहा उठी और उन्होंने उनके आदेश के अनुसार आंदोलन करना आरंभ कर दिया, जिससे आगे चलकर उनकी हालत बहुत कुछ सुधर गई। इस प्रकार राजेंद्र बाबू केवल स्थानीय कांग्रेस आंदोलन का ही संचालन नहीं करते थे, वरन देश में जहां भी सहायता करने का अवसर और आवश्यक उपस्थिति होती, वहीं पहुंचकर उसमें सहयोग देते। यद्यपि दमा की बीमारी के कारण वे प्रायः अस्वस्थ हो जाते थे और अधिक भ्रमण करने से बीमारी बढ़ भी जाती थी, पर वे इसका बहुत ख्याल ना करके कर्तव्य पालन से कभी पीछे नहीं हटते। सरदार पटेल के चरित्र में भी हमने पढ़ा है कि उनको पेट में भयंकर दर्द होने का रोग था, पर वे उसकी चिंता ना करके बरदोली सत्याग्रह जैसे बड़े बड़े आंदोलनों का भार अपने सिर पर उठाया करते थे। राजेंद्र बाबू और सरदार पटेल को इन्हीं भयंकर बीमारियों को लेकर सरकार से संघर्ष करना और बार बार जेल जाना पड़ता था। जेल की कठिनाइयों और खराब खान पान के कारण इन दोनों नेताओं के स्वास्थ्य को और भी हानि पहुंची और एक दो बार उनकी दशा ऐसी खराब हो गई कि मृत्यु का भय जान पड़ने लगा। सरकार ने उनको जेल की मियाद पूरी होने से पहले ही उनको जेल से छोड़ दिया। इन महापुरुषों की कथा को पढ़कर हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे कितने ही भाई तो सार्वजनिक सेवा अथवा किसी अन्य परमार्थ कार्य में कठिनाइयों का ख्याल करके किसी तरह का सहयोग देने में ही आनाकानी किया करते हैं, और यदि किसी की प्रेरणा से कुछ सेवा कार्य करने भी लगे तो जहां अपनी कुछ हानि होती दिखती है, तुरंत पीछे हट जाते हैं। पर राजेंद्र बाबू, पटेल, जमनालाल बजाज आदि ने देश सेवा के मार्ग में किसी भी कष्ट या हानि की परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपने स्वास्थ्य तक को खराब कर लिया था, पर जिस कार्य की प्रतीक्षा की थी उससे मुंह नहीं मोड़ा था। राजेंद्र बाबू जेल में इतने अधिक बीमार हो गए थे कि बेहोशी आ जाती थी। इस प्रकार सरकार ने उनको पटना के सरकारी अस्पताल में रखा था। उस समय किसी ने झूठी रिपोर्ट ये कर दी कि वह अस्पताल से ही आंदोलन का संचालन कर रहे हैं। इस पर उनको पुनः जेल भेज दिया गया, पर जब हालत फिर खराब हो गई तो पुनः अस्पताल भेजे गए और जब वहाँ भी बीमारी में सुधार नहीं हुआ तो उनको जेल से छोड़ दिया गया। इस प्रकार की अस्वस्थ दशा में वे ना जाने कितना काम करते रहे और बार बार जेल भी जाते रहे। इस प्रकार अपने हानि लाभ का ख्याल बिल्कुल छोड़ देने वाले और सेवा धर्म के पालन को ही सर्वोपरि समझने वाले पुरुष ही देश पूज्य बनते हैं, और जनता भी उनके गुणों को समझ लेने पर उन्हें अपना सरताज बनाती है। काउंसिलों द्वारा किसानों की दशा का सुधार। सन 1926 में कांग्रेस में जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ था और सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था, इन दोनों में बिहार ने राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में पूरा भाग लिया था।
सन 1934 में राजेंद्र बाबू बम्बई में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभापति बनाए गए थे। अपनी अध्यक्षता के समय में राजेंद्र बाबू ने कांग्रेस के ढीले पड़े संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनवरत परिश्रम किया था और उसमें एक नई जान डाल दी थी। सन 1937 में जब काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास कर दिया गया तो अपने परिश्रम करके बिहार में कांग्रेस दल को पूर्णतः विजय बनाया था। वे स्वयं काउंसिल में नहीं गए थे क्योंकि वे इस प्रकार पदों के पीछे पड़ना श्रेष्ठ नहीं समझते थे। अपने अपने सहकारियों को ही काउंसिल में भेजा था और उनके जरिए किसानों की दशा को बहुत कुछ सुधार करवाया था। एक तरफ कुछ उग्र आंदोलनकारियों की प्रेरणा से किसान आंदोलन तीव्र रूप धारण करता जाता था और दूसरी ओर बिहार के प्रभावशाली जमींदार उनकी सर्वथा उपेक्षा कर रहे थे। इन दोनों को समन्वय कर सकना बड़ा कठिन था और मतभेद बढ़ जाने से कितने ही कांग्रेस की ही अनुयायी अलग होकर किसान सभा आदि के द्वारा जमींदारों से संघर्ष कर रहे थे। उस विषम परिस्थिति में राजेंद्र बाबू ने किसान और जमींदार दोनों का विश्वास प्राप्त करके शांति स्थापित की थी। बिहार और संयुक्त प्रांत के मजदूरों में भी उन दिनों बड़ा असंतोष फैला था और कानपुर तथा डालमिया नगर में महीनों से हड़ताल चल रही थी। इन दोनों प्रांतों की सरकारों ने राजेंद्र बाबू से लेबर कमीशन का प्रधान बनकर समस्या को सुलझाने की प्रार्थना की थी। अस्थिरता के कारण राजेंद्र बाबू संयुक्त प्रांत में तो विशेष कार्य नहीं कर सके पर बिहार की समस्या को बहुत कुछ संभाल दिया। जब दूसरे महायुद्ध में सरकार ने भारतवर्ष को बिना इसके प्रतिनिधियों की इच्छा के ढकेल दिया था और इसके जन धन का जर्मनी को पराजित करने में उपयोग किया जाने लगा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। सन 1940 में ही गांधी जी ने इसके विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किया और सबसे पहले युद्ध विरोधी भाषण देते हुए विनोबा भावे जेल चले गए। इसके बाद एक के पीछे एक बड़े बड़े नेता सरकारी नीति का विरोध करके जेल जाने लगे। राजेंद्र बाबू के भी इसमें भाग लेने को तैयार थे पर इन व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वालों को चुनाव स्वयं गांधी जी ही करते थे और उन्होंने राजेंद्र बाबू के स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें सम्मिलित होने से रोक दिया। इसके कुछ समय बाद स्वाधीनता संग्राम का अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का समय आ गया। उस पर विचार करने वाली कमेटी में शामिल होने के लिए राजेंद्र बाबू वर्धा चले गए। वहां से पटना लौटते समय राजेंद्र बाबू को दमा बहुत जोर से पकड़ लिया और फिर ज्वर भी आने लगा। जिस समय 5 अगस्त 1942 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का ऐतिहासिक अधिवेशन आरंभ हुआ उस समय राजेंद्र बाबू बीमारी के कारण यात्रा कर सकने में असमर्थ थे, इसलिए पटना में ही रहकर भावी कार्यक्रम को पूरा करने की तैयारी में लगे रहे। भीतर का रहस्य तो किसी को मालूम नहीं था पर जब 6 अगस्त को देश भर के कांग्रेसी नेता पकड़ लिए गए जिनमें कि राजेंद्र बाबू भी थे, उसके बाद देश में जो उपद्रव हुए उनमें बिहार अग्रगण्य था। यदि हम कहें कि सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो विद्रोह का केंद्र इलाहाबाद से लेकर मुंगेर और भागलपुर तक का ही प्रदेश था तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। गुजरात तो गांधी जी और पटेल का कार्यक्षेत्र ही था और वर्धा में उस समय महात्मा जी और अन्य सब कार्यकर्ता निवास कर रहे थे, इसलिए इन प्रदेशों में भी लोगों ने शानदार संघर्ष किया और बलिदान भी दिए। पर यदि कहा जाए कि समस्त भारत में मिलकर जितना काम हुआ उतना अकेले बिहार तथा उससे मिले हुए बलिया, गाजीपुर, बस्ती आदि 2-4 जिलों ने कर दिखाया तो इससे कोई अत्युक्ति नहीं होगी। बिहार में दमन की पराकाष्ठा हो गई। एक लेखक ने अपने मतानुसार बताया है कि उस समय बिहार में गांव-गांव में जलियांवाला बाग बना दिया गया, छोटे छोटे बच्चे को जेल में बंद कर दिया गया, स्त्रियों पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, विद्यार्थियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बिहार सरकार ने जेलों से डकैत और खूंखार कैदियों को छोड़ दिया ताकि वे जनता पर जुल्म ढा सके। भागलपुर जेल में लगभग 250 कैदियों को गला दबाकर मार दिया गया था क्योंकि वे स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना चाहते थे। बिहार में जो दमन हुआ उसको शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। फिर भी वहाँ की जनता ने राजेंद्र बाबू के आदेश को मानकर कांग्रेस की योजना के अनुसार ही सारे कार्य किए और हद दर्जे की कष्ट सहने पर भी सरकार के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया। आत्मभाव की प्रवृत्ति। वास्तव में राजेंद्र बाबू उन महामानवों में से थे जो केवल करना या मरना नहीं जानते पर अपने मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे कि उनका बड़प्पन या प्रशंसा झलके। कांग्रेस के उस गांधीवादी युग में भी अन्य कांग्रेसी नेताओं के समूह में वे बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह जान पड़ते थे और कितनी ही बार ऐसी घटनाएं हुई जबकि लोगों ने उनको कोई मामूली व्यक्ति समझकर वैसा ही व्यवहार किया। वे स्वयं भी उस तरह रहना नापसंद करते थे। एक बार वे नेहरू जी से मिलने इलाहाबाद गए। रेल में देर लग जाने से 11-12 बजे रात को आनंद भवन पहुँचे। उस समय घर के सब लोग सोए हुए थे, केवल एक चौकीदार जाग रहा था। उसने कहा कि मैं नेहरू जी को बुला कर लाता हूं, पर उन्होंने उसको मना कर दिया और दालान में ही बिस्तर बिछाकर सो गए।
जब प्रातःकाल उठकर नेहरू जी ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि आपने मुझे जगाने क्यों नहीं दिया। पर राजेंद्र बाबू ने यही कहा कि उसकी क्या आवश्यकता थी, मुझे यहाँ सोने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ है। इस तरह अत्यंत सादगी से रहते हुए भी जब काम का समय आता था तो उनकी कार्यक्षमता और प्रभाव को देखकर लोग दंग रह जाते थे। उन्होंने अपना उद्देश्य एकमात्र कर्तव्य पालन को ही बनाया था। हृदय से सत्य का पालन करते हुए राजेंद्र बाबू गीता की व्याख्या के अनुसार स्थित प्रज्ञ श्रेणी में पहुंच गए थे और दुख सुख हानि लाभ मान अपमान को समान समझने लगे थे। यही कारण था कि सरकार से और कभी कभी अन्य राजनीतिक दलों से इतना संघर्ष होने पर भी उनका कभी किसी से द्वेष या शत्रुता भी नहीं होती थी। यह देखकर अनेक लोग तो उनको अजात शत्रु कहते थे। जब राष्ट्रपति के चुनाव का समय आया तो वास्तव में केवल वे ही एक ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़े जो कि सर्वसम्मति से चुने जा सके और कोई भी राजनीतिक पार्टी जिनका विरोध ना करे। आप राजेंद्र बाबू आत्मदर्शी पुरुषों के समान ही सबके दुख सुख को अपना ही समझते थे। इस प्रकार की एक घटना का जिक्र उनकी आत्मकथा में भी मिलता है। उन्होंने लिखा है कि मैं बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगों की खबर को पाकर अपने गांव से पटना जा रहा था। चलते चलते पुत्र वधू के देहांत का समाचार आया। घर के भीतर गया तो बच्चे चिल्ला रहे थे और स्त्रियां रोना पीटना कर रही थीं। मेरा लड़का मृत्युंजय स्त्री की बीमारी की खबर आने पर पहले ही उसके पास चला गया था। मैं पटना जाकर हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने की चेष्टा करता रहा। वहाँ इतने लोग मारे गए थे तथा इतने घरों में शोक और कोलाहल मचा हुआ था कि मेरा निजी शोक एक प्रकार से शर्माकर दब सा गया था। हमारे धर्म ग्रंथों में जनक, बुद्ध, अशोक आदि ऐसे महापुरुषों का जिक्र है जो कि राजपाट का उपभोग करते हुए भी कभी उसमें लिप्त नहीं हुए थे। उन्होंने गृहस्थ का पालन भी धर्म कर्तव्य की दृष्टि से किया और जब आवश्यकता जान पड़ी तो उसे त्यागते हुए भी विलंब नहीं लगाया। राजेंद्र बाबू भी ऐसे ही मनोवृत्ति के मनुष्य थे। घर वालों के प्रेम और अपने कर्तव्यों की दृष्टि से वे आजन्म उनका पालन भी करते रहे और जब देश की पुकार सुनाई पड़ी तो उनका ख्याल छोड़कर उसमें कूद पड़े। ऐसे ही व्यक्ति जीवन मुक्त समझे जाते हैं और हम सबका कर्तव्य है कि इस आदर्श को सम्मुख रखकर जितना हो सके उसे प्राप्त करने की चेष्टा करें। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। मातृभाषा के प्रचारक। देश सेवा की तरह ही राजेंद्र बाबू मातृभाषा के भी सेवक थे। उनके आरंभ में परंपरागत रूप में उर्दू फारसी ही पढ़ाई गई थी, इसलिए एमए तक वही क्रम चलता रहा। पर उसके पश्चात कलकत्ता में रहते हुए उनको यह ख्याल आया कि हमारा कर्तव्य मातृभाषा की उन्नति करना भी है। इसलिए बीए में अपने राजेंद्र बाबू ने हिंदी को एक विषय के रूप में लिया। उस समय कलकत्ता के कॉलेजों में हिंदी की शिक्षा का कोई अच्छा प्रबंध नहीं था, पर इस बात का ख्याल ना करके राजेंद्र बाबू ने हिंदी से दूर रहना एक भत्सरना योग्य कार्य समझा और उर्दू को छोड़कर उसी का अध्ययन करने का निश्चय कर लिया। परिचित जनों ने यह भय भी दिखाया कि ऐसा करने से परीक्षा में ऊंचा स्थान नहीं मिल सकेगा, पर राजेंद्र बाबू यही उत्तर दिया करते थे कि हम अगर अपनी मातृभाषा भी ठीक तरह से नहीं सीख सकते तो अन्य विषयों को कैसे सीखेंगे। बस राजेंद्र बाबू घर पर ही दत्तचित्त होकर हिंदी का अध्ययन करने लगे और अपने परिश्रम के बल पर बीए में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके दिखा दिया। राजेंद्र बाबू का यह कार्य मातृभाषा हिंदी के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा का प्रकट करता है। उस समय देश में अंग्रेजी का ही बोलबाला था और शिक्षित व्यक्ति निजी पत्र व्यवहार तक अंग्रेजी में करना अपनी शान की बात समझते थे। पढ़े लिखे लोग प्रायः परस्पर अंग्रेजी में ही बातचीत करते थे। ऐसे लोग मामूली अंग्रेजी जानने पर भी उसी को प्रधानता देते थे और हिंदी को एक पिछड़ी हुई भाषा की दृष्टि से देखते थे। पर राजेंद्र बाबू ने इस मनोवृत्ति में हीनता और दक्षता का अनुभव किया और अंग्रेजों के बहुत बड़े ज्ञाता होते हुए भी हिंदी को प्रधानता दी। वे कलकत्ते के हिंदी साहित्य परिषद में भी भाग लेते रहते थे। इस संस्था में उनका परिचय पंडित गोविंद नारायण मिश्रा, श्री जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे, श्री परडाकर जी आदि हिंदी के प्रसिद्ध विद्वानों से हुआ और वे भी हिंदी के प्रचार में पूरा सहयोग देने लगे। वे साहित्य परिषद में प्राय निबंध आदि लिखकर सुनाते और वहाँ होने वाली वाक प्रतियोगिता में भी सदैव भाग लिया करते थे। समाचार पत्रों में भी उनके लेख प्रकाशित हुआ करते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ उनका संबंध उसके जन्मकाल से ही रहा और प्रथम वर्ष में ही उसकी कार्य समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। सन 1923 में जब सम्मेलन में अन्य प्रांतों में प्रचार की भावना से अपना वार्षिकोत्सव को कोकोनोडा मद्रास प्रांत में करना निश्चय किया गया तो उसका अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को ही बनाया गया। इसके अतिरिक्त दरभंगा में होने वाले बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और गुरुकुल कांगड़ी में होने वाले संयुक्त प्रांतीय हिंदी सम्मेलन को भी राजेंद्र बाबू सभापति बनाए गए। इन सब संस्थाओं का संचालन उन्होंने अपने कार्यक्रम में बड़े परिश्रम और योग्यता से किया, जिससे कि हिंदी की प्रतिष्ठा और प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हुई।
राजेंद्र बाबू हिंदी के एक अच्छे लेखक भी थे। चंपारण में महात्मा गांधी और आत्मकथा उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनको उन्होंने हिंदी में ही लिखा था। बाद में उनके अंग्रेजी और गुजराती आदि में भी अनुवाद हो गया। राजेंद्र बाबू बहुत वर्ष तक पटना से देश नाम का पत्र प्रकाशित करके बिहार में हिंदी का प्रचार तथा संगठन किया था। आरंभ में इसका संपादन भी वही करते थे। अन्य उपायों से भी जब कभी अवसर मिला, राजेंद्र बाबू ने सदैव हिंदी की उन्नति की चेष्टा ही की। भारत के विभिन्न प्रांतों में हिंदी का प्रचार करके उसे वास्तविक रूप से राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने की उनकी हार्दिक अभिलाषा थी और इसलिए राजनीतिक आंदोलन में व्यस्त रहते हुए भी वे इस संबंध में विचार और चर्चा किया करते थे। सन 1938 में जब उनके ऊपर कांग्रेसी सरकारों के निरीक्षण का भार भी था, उन्होंने हिंदी के बहुत बड़े प्रचारक श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा था। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए राष्ट्र के नाते हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है कि हिंदी प्रांतों में इसका प्रचार किया जाए। इस प्रकार के प्रचार के लिए जो कुछ काम किया गया है, उससे ना तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए और ना किसी प्रकार का क्षोभ करना चाहिए। जो काम हुआ है उसका फल भी यथेष्ट मिला है और यदि आज तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली है तो उसका कारण हमारी राष्ट्रभावना की कमी है। मद्रास प्रांत में, जहाँ की भाषा हिंदी से बिल्कुल भिन्न है, इस संबंध में अधिक उत्साह देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के शिक्षित वर्ग में बहुत से लोगों ने यह समझ लिया था कि राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक है और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। आप जानते होंगे कि इधर कई वर्षों से उस प्रांत के हिंदी प्रचार का सारा खर्च वहाँ के लोगों से ही मिल जाता है और उत्तर भारत में धन नहीं भेजा जाता। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार अन्य अहिंदी प्रांतों में भी कुछ दिनों तक काम करने के बाद हमारा वैसा ही अनुभव होगा और वहाँ भी वहीं के लोग सारा भार अपने ऊपर ले लेंगे। इसलिए अगर कुछ विलंब होता है तो हमको ना तो निराशा होनी चाहिए और ना घबराकर हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाना चाहिए। हिंदी प्रचार को भी मैं भीख की झूली नहीं मानता और ना यह मानता हूँ कि इसके पीछे कोई द्वेष बुद्धि है। इसका एकमात्र उद्देश्य मानता हूँ कि सारे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा का प्रचार करना है। किसी भी प्रांतीय भाषा को मिटाने या कमज़ोर करने की इच्छा किसी के दल में स्वप्न में भी नहीं आई है और ना आएगी। हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य मात्र कर रहे हैं और उसे करते रहने में भी हमारा और देश का ही कल्याण है। राजेंद्र बाबू हिंदी की हर प्रकार की प्रगति के लिए सदा जागरूक रहते थे। जिस प्रकार उन्होंने उपर्युक्त पत्र में अहिंदी प्रांतों में हिंदी प्रचार की समस्या पर विचार किया है, इसी प्रकार एक अन्य पत्र में हिंदी में विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग करने के प्रश्न पर भी अपने विचार विस्तार पूर्वक प्रकट किए हैं।